अगर यूएसए का टारगेट केवल वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व होता तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन जब डॉट्स को जोड़ा जाता है तो तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि इसमें नजर आता है यूएसए के अगले टारगेट कोलंबिया, क्यूबा, ईरान, ग्रीनलैंड और मैक्सिको। और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी स्ट्रेटजी है, एक सोचा समझा प्लान है जिसका टारगेट केवल और केवल एक ही है, चाइना। क्योंकि अगर गौर से देखो तो ये सारे देशों के पास रिच रिसोर्सेज हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल चाइना करता है। और यही वजह है कि चाइना आज सुपर पावर बनने के रास्ते पर है और ये अमेरिका की सबसे बड़ी रुकावट और चाइना ही अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। इसीलिए इन देशों के टारगेट करके चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, चाइना को सुपर पावर बनने से रोका जा रहा है। तो लेक्चर में एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेक्चर में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस लेक्चर में नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो लेक्चर को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा जिसमें केवल और केवल एनालिसिस होगी, तुक्का नहीं मारा जाएगा। हर एक पॉइंट पे आपको फैक्ट और लॉजिक दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, यानी कि 19वीं शताब्दी से, यूं समझ लीजिए 1860 से कहानी शुरू होती है। और वो 1860 की कहानी आज तक चली आ रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि वेनेजुएला पर यूएसए ने अटैक किया है तो केवल एक ऑयल रिजर्व के लिए अटैक किया है। अरे ऑयल तो एक डिप्लीटिंग एसेट है, ऑलरेडी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आने वाले समय में ऑयल को कौन पूछेगा, इतना बड़ा एसेट थोड़ी ना है ऑयल यार। अभी ठीक है, अभी हर एक इकोनॉमी को ऑयल चाहिए, नो डाउट हर एक इकोनॉमी को ऑयल की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का विकास हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भाग रहे हैं, आने वाले समय में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम होने वाला है। तो एक सिर्फ ऑयल के लिए एक पूरी कंट्री को जकड़ लेना, एक पूरी कंट्री पे कब्जा कर लेना, मुझे नहीं लगता है कि ये एक वैलिड पॉइंट बनता है। वैलिड पॉइंट क्या बनता है कि वेनेजुएला कितना सपोर्ट कर रहा है चाइना को। वेनेजुएला पे जो भी ऑयल रिजर्व है, आपको पता है वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखता है और जिसका तकरीबन तकरीबन 60 से 80% तक चाइना इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से चाइना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये वेनेजुएला तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी धीरे धीरे देखिए इन सारी कंट्रीज के ऊपर कैसे यूएसए अपना दबदबा बनाता है, दबाव डालता है और अटैक करता है, इनके रिसोर्सेज को अपने कब्जे में सिर्फ इसलिए ले लेता है क्योंकि ये रिसोर्सेज चाइना इस्तेमाल कर रहा है। देखिए बात करते हैं ग्रीनलैंड की। अब ग्रीनलैंड में होता क्या है, ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन के बीच में जाके बैठा हुआ है, बीच का आप दिखाई दे रहा है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे देखो। अब देखो जो ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड ठीक है दिखाई दे रहा है, ये आर्कटिक रीजन का, ये देखो दिखाई दे रहा है आर्कटिक रीजन का, आर्कटिक जो सर्कल है, इस आर्कटिक सर्कल का एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक प्लेस है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, याद रखिएगा। और यहां पर 3 देश लिस्ट में है, रेस में है अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आता है यहां यूएसए जो कि पहले से ग्रीनलैंड में बैठा हुआ है। उसके बाद आता है रशिया जो कि दावा कर रहा है कि भाई साहब मैं भी तो पड़ोस में हूं, तो आर्कटिक रीजन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोबाल्ट है, निकल है, रिजर्व्स है, सब पे मेरा भी अधिकार है। चाइना कह रहा है यार मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं हूं, मैं भी थोड़ा बहुत पास में ही हूं, तो मेरा भी अधिकार है। और अगर आर्कटिक रीजन पे इनमें से किसी एक का अधिकार, किसी एक का आधिपत्य हो गया, तो याद रखना पूरी दुनिया में उसे अपनी ताकत को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां पे ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पे किस तरीके से ये पूरा पूरा मुद्दा विस्तार ले रहा है। अभी देखिए स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका हो गया और आपका यूरोप हो गया, आर्कटिक रीजन में बहुत ज्यादा अपना दबदबा बनाना चाहते हो। आर्कटिक रीजन से सटे हुए नॉर्थ अमेरिका भी सटा हुआ है, पूरा यूरोप सटा हुआ है, पूरा आर्कटिक देखा जाए तो एक पूरे एरिया में इन सभी को हम लोग नाप सकते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है वो कहते हैं कि आर्कटिक उनका है, यूरोप कहता है वो आर्कटिक उनका है, और आर्कटिक रीजन वाले तो कहते ही है कि आर्कटिक उनका है। तो आर्कटिक किसका है भाई साहब? तो यहां पे देखिए एक कंट्री है यूएस जिसने अभी ग्रीनलैंड में अपना क्या बना रखा है, बेस बना रखा है ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड किसका है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, याद रखना ग्रीनलैंड डेनमार्क का है। और ग्रीनलैंड
के ऊपर कब्जा तो नहीं है यूएसए का, लेकिन डेनमार्क के साथ एक यूएस का डील हुआ था जिसको हम लोग डिफेंस डील के नाम से जानते हैं। इसमें डेनमार्क को कहा था यूएस ने कि हम तुम्हारे ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे, यानी कि अपना मिलिट्री बेस हम रखेंगे, कोई भी कंट्री ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं कर सकती है, हमारा वादा है। और डेनमार्क ने बोला था ठीक है, तुम कौन सा हमसे छीन रहे हो, मिलिट्री बेस ही तो बना रहे हो। तो दोनों का एक डिफेंस एग्रीमेंट था, जिसके तहत डेनमार्क के ग्रीनलैंड में यूएस ने क्या बना रखा है, अपना बेस बना रखा है। दिखाई दे रही है बेस। इस बेस का नाम क्या है, पिट्टूफिक स्पेस बेस। क्या पिट्टूफिक स्पेस बेस है, मिलिट्री बेस है, पिट्टूफिक स्पेस बेस है, यानी कि मिलिट्री बेस है, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। अब ये जो मिलिट्री बेस है किसी को भी नहीं आने देता ग्रीनलैंड में, और ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह बैठा हुआ है, सभी पे नजर है। यूं समझ लीजिए महाभारत में एक बर्बरिक नाम के जो एक व्यक्ति थे, जो कि महाभारत दूर से ऊपर से देख रहे थे, जिनको आज की डेट में आप लोग खाटू श्याम जी कहते हो, वो ऐसे दूर से देख रहे थे, पूरी महाभारत सब उन्होंने देखी थी, कौन क्या क्या कर रहा है। वैसे ही ग्रीनलैंड है, एक ऐसी जगह है जहां पे कोई बैठ जाएगा तो पूरी दुनिया पे नजर रख सकता है, पूरी दुनिया पे नजर रख सकता है। ग्रीनलैंड इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रीनलैंड पे यूएसए का कब्जा है, ये बात आप मान के चलिए, समझ के चलिए। क्लियर पॉइंट। और यहां पे इस पिटोफिक स्पेस बेस का होने का मतलब क्या होता है, ये रशिया पे नजर रख सकता है, चाइना पे नजर रख सकता है, नॉर्थ कोरिया पे नजर रख सकता है एक ही साथ में, और यही तो यूएसए के दुश्मन है। उसके बाद आप देखो जो आर्कटिक पावर कंपटीशन की बात देख लेते हैं, कौन कौन चाहता है आर्कटिक रीजन में अपना दबदबा बनाना। रशिया चाहता है कि उसका मिलिट्री बेस बन जाए, चाइना चाहता है कि भैया मेरा मिलिट्री बेस बने ना बने, लेकिन हाँ मैं भी तो कहीं ना कहीं आर्कटिक के आसपास ही हूं, तो मुझे मिनरल्स तो मिलने चाहिए वहां के, मुझे तो वहां के रिसोर्सेज तो मिलने चाहिए कुछ हद तक। इसीलिए चाइना वहां पे रिसर्च बहुत ज्यादा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज का एक्सेस चाहता है। वो चाहता है कि भैया जितने भी लार्ज रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी पे उसका एक्सेस हो, चाइना ऐसा चाहता है। इस वजह से पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया रहता है आर्कटिक रीजन में। अभी चाइना जितना ज्यादा पावरफुल होगा, याद रखना मैं बता रहा हूं पूरे लेक्चर को चाइना सेंट्रिक, पूरा लेक्चर ही चाइना सेंट्रिक है, पूरा लेक्चर ही चाइना सेंट्रिक है। तो देखो अगर चाइना का इन मिनरल्स पे मतलब अधिपत्य हो गया, कब्जा हो गया, तो चाइना की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और चाइना की पावर बढ़ती रहेगी तो चाइना सिर्फ आर्कटिक रीजन में नहीं, अमेरिका को हर जगह दबाने की कोशिश करेगा। हर एक जगह जहां जहां पे भी अमेरिका का दबदबा है, जहां जहां पे भी अमेरिका अपने रिसोर्सेज लेने की कोशिश करता है, वहां वहां पे चाइना पहुंच जाएगा और चाइना अमेरिका को दबाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे ग्रीनलैंड में या फिर आर्कटिक रीजन में जरूरत है यूएसए को चाइना को दबाने की, यानी कि चाइना अपनी पावर को नहीं बढ़ा सके, ये पूरी कोशिश करेगा अभी यूएसए। यही वजह है कि ये जो मिलिट्री बेस है ना पिट्टूफिक, ठीक है, इसको छोड़ा नहीं जा रहा है, कुछ भी कर लो इसको नहीं छोड़ेगा, और पूरी कोशिश करता रहता है यूएसए, बार बार कोशिश करता रहता है कि भैया ग्रीनलैंड को डेनमार्क से हम लोग खरीद ही ले, लेकिन भाई डेनमार्क नहीं बेचना चाहता। तो आप देखो आगे क्या है। अभी यूएसए का जो मैंने बताया ना कि भाई बहुत पुराना पुराना इसका दिमाग है कि यार हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा मतलब पुराना 200 साल आगे का लेकर के चलते हैं, जब दुनिया ये भी नहीं जानती थी कि उस एरिया में रिसोर्सेज निकलेंगे, उस एरिया में मिनरल्स निकलेंगे। यूएसए ने तब सोच लिया था कि भैया ऐसे ऐसे एरिया में, ये सारे एरिया में मिनरल्स निकलेंगे, हम अभी खरीद लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1867 की बात कर रहे हैं, 1867 की, ठीक है। ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक वैल्यू तब समझ लिया था यूएसए ने 1867 में, और तभी पूरा कोशिश किया था कि ग्रीनलैंड को खरीद ले। नहीं खरीद पाया था, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। डेनमार्क नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचना चाहता तो भाई तो नहीं, लेकिन हाँ यूएस ने एक्नॉलेज जरूर कर लिया था भाई साहब कि भाई ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ग्रीनलैंड की। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और नाजी पार्टी थी जो हिटलर की पार्टी, उसका कब्जा हो गया ग्रीनलैंड के ऊपर, और तब ये आपका यूएसए ने हटाया। यूएसए तो था ही भाई, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ। तो यूएसए जब जीत गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए में जीत गया, तो यूएसए ने क्या किया, ग्रीनलैंड को आजाद करवाया, डेनमार्क को दिया, और फिर डेनमार्क से कुछ समझौते किए। उस समझौतों में क्या क्या लिखा गया है ये, ठीक है। एक तो ये लिखा गया, पहले तो उसने खरीदने की कोशिश की, जैसे ही युद्ध जीत गए तो उसने बोला डेनमार्क को भैया $100 मिलियन ले ले मेरे से और हमें ग्रीनलैंड बेच दे। डेनमार्क ने मना कर दिया, ना 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 ये नहीं करूंगा सर मैं। उसके बाद 1951 में फिर नहीं खरीदेगा, चल कोई बात नहीं, नहीं बेचना चाहता डेनमार्क, एक एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, और यही एग्रीमेंट था, ठीक है। यूएस और डेनमार्क के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ना,
इसमें कहा गया कि जो ग्रीनलैंड है, जो यूएस क्या करेगा, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में अपना अपना आर्मी बेस बनाएगा, ग्रीनलैंड में अपना आर्मी बेस बनाएगा। याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ग्रीनलैंड में क्या बनाएगा, अपना आर्मी बेस बनाएगा। कौन बोलता है यहाँ पे, डेनमार्क बोल दिया, और यूएसए ने आर्मी बेस बना भी लिया। तो ये इन लोगों के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट था उसके तहत यहाँ पे आर्मी बेस बनाया गया। उसके बाद 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोला कि भैया बेच दे, दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की वही बात को, लेकिन यहाँ पे डेनमार्क ने फिर से मना कर दिया। अब देखिए, आप आगे चल के देखोगे ना, ये तो चलो चल ही रहा है, ठीक है, किस तरीके से डेनमार्क और ग्रीनलैंड वाला जो कॉन्सेप्ट, ग्रीनलैंड को कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड इधर से यूएसए ने छोड़ा, इधर से चाइना आ गया, और चाइना जिस तरीके से भैया रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है ना, कोई नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, और यही जानता है यूएसए, इस वजह से नहीं चाहेगा ग्रीनलैंड को छोड़ना यूएसए। अभी देखिए, जब हम, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, भाई साहब जब हम सोच भी नहीं पाते थे ना, तब ये खरीदना शुरू कर चुका था। देखो लुइसियाना को देखो, लुइसियाना 1803 में खरीद लिया इसने, अलास्का 1867 में खरीद लिया, डेनिस वेस्ट इंडीज इसने 1917 में खरीद लिया। अब देखो, जो यूनाइटेड स्टेट था इतना सा था, यूनाइटेड स्टेट इतना सा था, इतना सा दिखाई दे रहा है ये पीला वाला, ये यूनाइटेड स्टेट था, और देखते देखते देखो इसने परचेज क्या कर लिया, लुइसियाना परचेज कर लिया। यहाँ पे देखो इसने, ठीक है, ये पूरा टेक्सास देख लिया इसने, टेक्सास भी इसने ले ही लिया था, ठीक है, पूरा का पूरा रीजन इसने खरीद लिया था, पूरा का पूरा रीजन इसने सारा खरीद लिया था। तो देखते ही देखते 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 पूरा पूरा इसका इतना बड़ा रीजन बन गया। हम लोग सोचते ही थे ना, हम लोग सोचते ही थे ये भी इसका ही है, ठीक है, ओरेगन ये भी इसने ही खरीद लिया था। तो देखते ही देखते इसका इतना सा रीजन खरीद खरीद कर इतना बड़ा हो गया। तब किसी को नहीं पता था, ठीक है, कि भाई लुइसियाना में बहुत सारे रिसोर्सेज निकलेंगे, मिनरल्स निकलेंगे, अलास्का तो भैया खजाना निकलेगा रिसोर्सेज का, किसी को नहीं पता था। लेकिन एट दैट टाइम तब यूएसए ने एक्नॉलेज कर लिया था, तब यूएसए ने दिमाग लगा लिया था कि यहां पर रिसोर्सेज होंगे। आप सोच सकते हो कितनी दूरदृष्टि है। और चाइना अभी इसी पूरी प्रभुत्व को, इसी पूरे डोमिनेंस को खत्म करने के लिए सुपर पावर बन रहा है। अब मकसद नहीं है यूएसए को खत्म करना, लेकिन भाई चाइना अपनी इकोनॉमी को यूं बढ़ा रहा है, यूं, और अभी ये सबसे बड़ी सिरदर्दी किसकी बनी हुई है, यूएसए की। और चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाने में, या चाइना के सुपर पावर बनने में सबसे ज्यादा जो हाथ है इन्हीं सारे देशों का, जिनका नाम मैंने आपको बताया, जैसे कि ईरान हो गया, क्यूबा हो गया, मैक्सिको हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब चाइना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से यूएसए इन्हीं सारी कंट्रीज को टारगेट कर रहा है कि भैया इनको तोड़ दो, काट दो, ताकि ये चाइना के साथ अपना रिश्ता ना मेंटेन कर पाए, ऑयल ना बेच पाए, रिजर्व ना बेच पाए, और चाइना की इकोनॉमी ताकतवर ना हो पाए। इसी वजह से इन सभी को टारगेट किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, याद रखना ईरान इतना ज्यादा। तो यहां पे आप देखें, यहां पे आपको, ठीक है, हॉर्मुज दिखाई देगा, क्लियर है पॉइंट, यहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है, ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहां पे भी दिखाई देगा आपको कहीं पे, ठीक है, कहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, लिखा, चलो कोई बात नहीं, है ही नहीं, ठीक है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है यार, कहां पे, चलो सिंगापुर, हेनोई, ठीक है, यहाँ पे हेनोई, वियतनाम, चलो यहाँ पे ये वाला मैप में देख लो, ठीक है। चलो तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा, ये वाला पतला सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा। ये आप देखो पर्शियन गल्फ जो हो गया, ठीक है, और ये पूरे एरिया को जोड़ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, याद रखना। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा ईरान दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका, ईरान का कंट्रोल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका कुछ हद तक तो यहाँ पे कंट्रोल दिखाई देगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, कुछ हद तक। और ये आप देखना, जो सऊदी अरेबिया से हो गया, पर्शियन गल्फ में, मतलब सभी, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ये सभी इसी रास्ते से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही पूरा अपना ट्रेड करते हैं, पूरा अपना ट्रेड किया जाता है। तो कितना, 20% का ट्रेड, ग्लोबल 20% का जो ग्लोबल ट्रेड होता है ना, वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आप देखना ईरान बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ईरान बैठा हुआ है। और ईरान किसका दोस्त है, तो चाइना का दोस्त है। ईरान किसका दोस्त है, तो चाइना का दोस्त है ईरान, याद रखना, ठीक है, चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, याद रखना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उस रास्ते पे बैठा हुआ है जिस रास्ते पे 20% टोटल ग्लोबल ट्रेड होता है ऑयल का। तो सोचो ईरान कितनी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है। तो अभी चाइना के ब्लॉकेज को तोड़, चाइना के जो रिसोर्सेज का जो आना जाना है, चाइना का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ईरान के जरिए, उसको ब्लॉक करने के लिए ईरान को कब्जे में लेना जरूरी है। तो देखिए ईरान क्या है, ईरान एनर्जी का सोर्स है। ईरान क्या है, चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान क्या है, ईरान को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जा सकता है चाइना के द्वारा, जो कि किया जा रहा है। इसीलिए ईरान टारगेट किसका है, अभी यूएसए का टारगेट है, ठीक है। अब देखिए
यहां पे क्या किया गया है, 20% अगर ग्लोबल ट्रेड यहां से हो रहा है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे ईरान ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे कि देखो तुम चाइना के साथ व्यापार नहीं करोगे, इस तरीके के सैंक्शंस लगाए थे। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर कुछ देश, तो 8-10 देशों की बात करें, तो ऑयल एंड गैस रिजर्व कुछ बड़े देशों में से ईरान भी एक ऐसा है जिसमें ऑयल एंड गैस रिजर्व बहुत ज्यादा है। यानी ईरान होल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस। यूएस सैंक्शंस एम टू चोक, और यूएस सैंक्शन क्या कहता है, ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट को रोकता है। ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट को रोकता है। इस एनर्जी एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि ईरान, तुम चाइना को एनर्जी नहीं बेचोगे, चाइना को कच्चा तेल नहीं बेचोगे, चाइना को नेचुरल गैस नहीं बेचोगे, तो ईरान सैंक्शन लगाता है। लेकिन चाइना क्यों मानेगा, तो चाइना ने 2021 में एक पार्टनरशिप किया था। चाइना ने 2021 में एक पार्टनरशिप किया था, और वो स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन का पार्टनरशिप था, एग्रीमेंट साइन कर लिया था। और यहां पे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे थे, बिजनेस करने लग गए थे, और ईरान बहुत ज्यादा तेल वगैरह बेचने लग गया था चाइना को। लेकिन फिर से यहां पे यूएसए ने दबाव डाला कि भाई तुम नहीं करोगे तो नहीं करोगे। फिर ईरान ने बोला ठीक है भाई मैं नहीं करूंगा, तो ईरान कुछ हद तक मान गया कि नहीं मैं चाइना को इंपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अभी क्या करना शुरू कर दिया है चाइना ने अभी एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव शुरू किया है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव शुरू किया है, यानी कि लंबे लंबे रोड बनाना, लंबे लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और वो कहां पे जा रहा है, ईरान से होकर के जा रहा है। यानी कि ईरान कहीं ना कहीं कुछ भी करके चाइना के पास जाएगा ही जाएगा। इस वजह से अगला टारगेट आपका ईरान हो सकता है। क्योंकि यहां पे देखिए यूएस का साफ कंसर्न है कि भैया अभी देखिए ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन चाइना के पास तो है। लेकिन अगर चाइना के साथ ईरान की दोस्ती बढ़ जाती है, तो आप देखो यहां पे ईरान भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सकता है। ईरान के पास हिजबुल्लाह, हौतीस जैसे आतंकवादी संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो कि आगे चल के यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो यहां पे अभी देखिए ईरान के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर इजराइल का साथ देते हुए यूएस भी हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब लड़ रहा है नो डाउट, लेकिन वैसे नहीं कर पा रहा जैसे एकदम दो बड़े बड़े योद्धा युद्ध लड़ रहे हो, उतना बराबरी का नहीं आ पा रहा है। क्यों, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और यूएस जानता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो कल को तुम्हारी बात वो नहीं मानेगा भाई, क्योंकि भाई उसके पास भी तो एक बार्गेनिंग पावर है ना, आओ हम भी फोड़ देंगे, फेंके क्या बम, फेंके क्या बम, ये वाला किस्सा आ जाएगा, और जो कि यूएसए नहीं चाहता है। तो अभी आप देखोगे ईरान टारगेट पर है यूएसए के। ट्रंप कभी भी यहां पे अटैक कर सकता है, क्योंकि देखिए ट्रंप टारगेट ईरान पे क्यों कर रहे हैं, ताकि वो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को तोड़ सके, या और यूएस की डोमिनेंस को वेस्ट एशिया में बढ़ाया जा सके। ये टारगेट है, और इसी टारगेट के तहत इन पे अटैक किए जा रहे हैं। आगे देख लेते, क्यूबा की बात कर ले। क्यूबा तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, क्यूबा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या, ये पूरा क्यूबा दिखाई दे रहा है, पूरा क्या दिखाई दे रहा है, क्यूबा दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। और ये आपका फ्लोरिडा दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है पूरा रास्ता, यानी कि तकरीबन कितना है, ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का स्टेट है ये। तकरीबन ये तो पूरा आपका 103 माइल का है, 166 किलोमीटर। और अगर पूरा देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 150 किलोमीटर का आपका फ्लोरिडा और आपका क्यूबा दिखाई देगा। क्यूबा देश है, कंट्री है, छोटा सा ही है, लेकिन अमेरिका के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बिल्कुल इसके नीचे, ये तक पूरा यूएस दिखाई दे रहा है, पूरा ऊपर यूएस, तो क्यूबा इसके ठीक और ठीक नीचे है। और ये क्यूबा जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रखता है, यानी कि कम्युनिस्ट है, ठीक है। क्यूबा जो है कम्युनिस्ट है, यानी कि साम्यवादी है। क्या है ये, साम्यवादी है। और साम्यवादी होने का मतलब ये है कि इसकी दुश्मनी है किसके साथ, पूंजीवादियों के साथ, यानी कि पूंजीवादियों को नहीं मानता ये। और यहाँ पे आप देखो यूएसए क्या है, पूंजीवादी ही तो है, यूएसए पूंजीवादी ही तो है, पूंजीवादी बोले तो कैपिटलिस्ट ही तो है। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट होने के नाते क्यूबा कभी भी उसका साथ नहीं देगा। ये किसका साथ देगा, अपने जैसे कम्युनिस्ट देश का। कम्युनिस्ट देश में एक चाइना आ गया, ठीक है। थोड़ा कम कम्युनिस्ट की बात कर लेते तो सोशलिस्ट की बात कर लो, ठीक है। तो सोशलिस्ट की बात कर ले तो रशिया आ जाएगा। तो रशिया और चाइना के साथ इसकी पूरी की पूरी दोस्ती मेंटेन रहती है क्यूबा के साथ। अगर आप 1962 में देख लो, 1962 में क्या हुआ था, 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुए थे, ठीक है, क्यूबन क्राइसिस हुए थे। इसका क्या मतलब है, क्यूबा में जाकर के रशिया की आर्मी ने अपना बेस बना लिया था, क्यूबा में रशियन आर्मी ने अपना बेस बना लिया था। और नो डाउट यूएसए
यूएसए ने रिटेलिएट किया, यूएसए ने विरोध किया, जिसके बाद से हटा लिया गया रशिया की आर्मी वहां से। लेकिन फिर भी यहां पे देखो कितनी अच्छी दोस्ती है। अब भैया आप इसके नीचे हो, जड़ में बैठे हुए अमेरिका के, और जाकर के चाइना और रशिया का साथ दोगे तो डेफिनेटली आप दुश्मनी तो पालोगे ना भाई। तो यहां पे वही वाली चीज चल रही है, क्योंकि आप केवल और केवल 150 किलोमीटर दूर ही हो। और हिस्ट्री पे हम लोग देखें, हिस्टोरिकली देखें तो सेंसिटिव तो हो, तभी तो यहाँ पे 1962 में आपके यहाँ पे मिसाइल बना दी गई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो पॉलिटिकली देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, या फिर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, हर तरीके से क्यूबा दुश्मन ही दिखाई दे रहा है अभी यूएसए का, और जाके कहां बैठा हुआ है, चीन के साथ। और क्यूबा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, क्यूबा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, याद रखना। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना है। और चाइना यहां पे इन्वेस्टमेंट किन किन फील्ड में कर रहा है, ये भी जरा सुन लीजिए। टेलीकम्युनिकेशन में भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में, यानी कि टावर लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि दूर से ही निगरानी रखा जा सके। आप समझिए, दूर से ही निगरानी रखा जा सके। किसके ऊपर निगरानी रखा जा सके? तो यहां अमेरिका के ऊपर निगरानी रखा जा सके। तो भैया अमेरिका क्यों बर्दाश्त करेगा? अभी ट्रंप क्या चाहता है, क्यूबा को क्यों टारगेट करना चाहता है? ट्रंप बोल रहा है कि भैया आप सोशलिस्ट सोशलिस्ट पैटर्न है उसको आप अमेरिका में मत लेके आओ। लेकिन ये क्यूबा चाहता है कि सोशलिस्ट पैटर्न अमेरिका में आए, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट पैटर्न ना रहे। ये चाहता है कि नहीं यार ठीक है, चाइना का एक्सपेंशन ना हो क्यूबा की तरफ, क्योंकि क्यूबा के पास अगर चाइना आ गया तो डेफिनेटली अमेरिका एकदम से खतरे में आ जाएगा। इस तरीके की जो चीजें हैं देख करके लग रहा है कि भैया क्यूबा पे डेफिनेटली अटैक होगा आने वाले समय में। कोलंबिया की बात कर लेते हैं। कोलंबिया ठीक है, कोलंबिया। अभी वेनेजुएला पे अटैक किया गया था, मैंने इससे पीछे आपको जो 2 लेक्चर्स वेनेजुएला पे मैंने बना चुका हूं, ठीक है। वेनेजुएला पे अटैक किया गया था, तो वेनेजुएला का जो पड़ोसी है ना, वेनेजुएला का पड़ोसी है वो है आपका कोलंबिया। इसी ने तो सबसे पहले कहा था कि यूएस सर आप गलत कर रहे हो, ट्रंप साहब गलत कर रहे हो। तो ट्रंप ने कोलंबिया को क्या बोला, आऊं बेटे तेरे पास, आऊं क्या, ठीक है बता मैं गलत कर रहा हूं, उसके साथ तू अब अगला टारगेट तेरा है भाई साहब। और यहाँ पे फटाक से बोल दिया गया था ट्रंप के द्वारा, अगला टारगेट तू है बेटा, अगला, ठीक है। तो कोलंबिया समझ कर रख। तो कोलंबिया क्या है, वेनेजुएला के बॉर्डर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो डेफिनेटली यहां पे अगर वेनेजुएला पे अटैक होता है तो कोलंबिया अपने आप ही सेंसिटिव हो जाता है, कोलंबिया अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नो डाउट कोलंबिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ये लैटिन अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, बेस्ट फ्रेंड रहा है, दोस्त रहा है, मित्र रहा है, सखा रहा है, सखी रहा है, दोस्त रहा है, गर्लफ्रेंड रहा है, बॉयफ्रेंड रहा है, सब रहा है भाई साहब। सारे के सारे प्यारे प्यारे रिश्ते इसने निभाए हैं लैटिन अमेरिका के साथ। लेकिन अभी क्या बात आ रही है, अभी आ रही है चाइना। भैया जो चाइना के साथ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, मेरी बंदी हो, बंदा हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, सब मेरे दुश्मन है। ट्रंप का ऐसा ही कहना है। इसी वजह से सारी प्यारी प्यारी दोस्ती भुलाकर कोलंबिया को भी बोल दिया गया है कि भाई साहब तुम भी हमारे रडार के रेंज में बता रहे, न जाने कब तुम्हारा तख्ता पलट कर दें, न जाने कब तुम्हें भी हम लोग ऐसे पट्टी वट्टी बांध के लेकर के आ जाएं। शांत रहना, ठीक है। और हाँ, चाइना के साथ दोस्ती नहीं रखनी है, साफ इनडायरेक्टली बोला जा रहा है इनको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कोलंबिया क्या, और कोलंबिया को क्या दिया जा रहा है, रीजन क्या दिया जा रहा है। देखिए कोई भी देश डायरेक्टली किसी देश के साथ नहीं बोल सकता कि तुम चाइना के साथ रिश्ते नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वो भी तो बीच में आएगा। बोले भाई क्यों, वो अपना ट्रेड कर रहा, तुम्हें क्या लेना देना। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर करेगा, डेफिनेटली करेगा। और अगर दबाव डाला जा रहा है यूएसए की तरफ से तो पूरी दुनिया में भी यूएसए की थू थू हो जाएगी भाई साहब। तो यूएसए डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकता। तो कोलंबिया को क्या बोल रहा है, तुम कोकेन प्रोड्यूस करता है ना बे, तुम कोकेन बनाता है, तुम ड्रग्स बनाता है, और तुम यूएसए में ड्रग्स को बेच रहा है ना, हमारी इकोनॉमी को तोड़ रहा है ना तू बेटा कोलंबिया। रुक रुक तेरे को बताता हूं मैं, समझ रहा है, अभी बताता हूं मैं तेरे को, तो टेंशन ना ले। ये बहाना लिया जा रहा है कोकेन बनाने का और यूएस में कोकेन को, ड्रग्स को स्मगलिंग करने का। यहां पे बहाना लिया जा रहा है, डायरेक्टली बहाना। और क्या बोला जा रहा है, भाई तू गया अब। लेकिन यहां पे एंगल क्या है, एंगल ये है कि चाइना के साथ कोलंबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन तो 1980 से ही चले आ रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, माइनिंग में चाइना दौड़ दौड़ के एकदम एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोलंबिया में। तो डेफिनेटली यहां पे आप देखोगे कि चाइना का कंट्रोल कोलंबिया पे बढ़ रहा है, चाइना का इंफ्लुएंस कोलंबिया पे बढ़ रहा है। और कोलंबिया कहां पे, वेनेजुएला के पड़ोस में है। और कोलंबिया कहां पे है, यूएसए का पड़ोस में होने के नाते, वेनेजुएला के पड़ोसी होने के नाते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएसए के लिए भी हो जाता है। और यहां पे चाइना के बढ़ते कदम को रोकने की
जरूरत है। तो यहाँ पे साफ बोल रहा है कि नहीं बेटा नहीं, ठीक है, तुम चाइना के साथ दोस्ती नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे देखो क्या चाह रहा है, ठीक है, यूएसए, कि चाइना का जो यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस है, ठीक है, चाइना रिड्यूसिंग यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस, यूएस का जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है चाइना अपने आप ही कम कर रहा है। इस वजह से पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है और अभी पूरा दबाव डाला जा रहा है कोलंबिया के ऊपर यूएस के द्वारा कि भैया तुम ऐसा कोई रिश्ते नहीं रखोगे। और इसका एक मेन पहलू यह भी है कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं गोस्तावो पेट्रो साहब है जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट, वो भी चाइना के समर्थक हैं, वो भी चाइना के समर्थक है और अमेरिका के दुश्मन है। तो ये एक और अलग से एंगल आ जाता है भाई साहब। तो अभी कोलंबिया भी रडार पर है। मैं सिर्फ रडार पे बोल रहा हूं बच्चों, आने वाले टाइम में देख लेना ये सब होगा, और जब होगा ना तो इसी का स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोगों को पढ़ा रहूंगा। देखो मैंने कहा था, ठीक है बच्चों, याद रखना। मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिको देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, याद रखना। ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ना, कितना 3145 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि यूएसए और मैक्सिको शेयर करते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके बीच का ट्रेड देखना, $700 बिलियन का एनुअल ट्रेड होता है। लेकिन यहां पर चाइना जो है मैक्सिको के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और किस तरीके से बढ़ा रहा है याद रखना। जैसे मान लो ये रहा आपके पास, ये ऊपर आपका, जैसे मान लो कि ये ले लो, ठीक है बच्चों, ये ले लो आप एक तरीके से, ये आपका यूएस हो गया, क्लियर है पॉइंट, ये तो हो क्या गया तो है ही। और यहाँ पे आपका मैक्सिको हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ चाइना को मान लेता हूँ, ठीक है, चाइना। तो अभी देखो चाइना क्या कर रहा है, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, मैक्सिको में प्रोडक्शन कर रहा है। मैक्सिको में क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और मैक्सिको में प्रोडक्शन करके मैक्सिको को क्या कर रहा है, तुम बेचो ना, बोल के कि मेरा सामान है बोल के बेचो। तो ये क्या कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये चाइना सामान बना बना के किसको दे रहा है, यहां पे दे रहा है मैक्सिको को। और मैक्सिको को क्या बोला, तुम यूएसए को अपना सामान बना के बेचो, या फिर मैं यहीं पे प्रोडक्शन करता हूं ताकि यूएसए को लगे और तुम बना और तुम बेचो। इससे क्या होगा, यूएस का पैसा हमारे पास आएगा और डॉलर कमजोर होने लग जाएगा। उसका पैसा हमारे देश में आएगा तो डेफिनेटली हमारा पैसा मजबूत होगा, उसका पैसा कमजोर होगा। और यहां पे चाइना तो चाहता ही है यूएस के डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करना। भाई डॉलर हर जगह चल रहा है भाई, तो डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करना ये पहला मकसद ही है चाइना का। तो यहां पे क्या कर रहा है, इसके बैक में बैठ के, इसके नीचे बैठ के, ठीक है, यहां पे यूएस के नीचे बैठ के मैक्सिको का साथ लेकर के चाइना क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है उसकी नाक के नीचे, यूएसए के नीचे। यही तो इसको खल रहा है। तो यहां पे क्या बोल रहा है चाइना, ठीक है, चाइनीज फर्म्स यूजिंग मैक्सिको, चाइनीज फर्म्स, ठीक है, मैक्सिको का इस्तेमाल कर रही हैं क्या करने के लिए, बाईपास करने के लिए। क्या बाईपास, यूएस के साथ जो बिजनेस कर रहे हो, जो टैरिफ लगा के बैठे हो, ठीक है, उन सबको बाईपास करने के लिए। एक्सेस यूएस मार्केट, यूएस के जो मार्केट है उसको एक्सेस कर रहा है मैक्सिको के जरिए। सी शोर कर रहा है, ठीक है, देखना, नियर शोरिंग कर रहा है। नियर शोरिंग का मतलब क्या होता है, उस मार्केट के जड़ में जाकर बैठ जाना और उस मार्केट के जड़ में जाकर के बैठ के उस मार्केट को तोड़ने की कोशिश करना, नियर शोरिंग कर रहा है, ठीक है। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स बनाए जा रहे हैं मैक्सिको में, और जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं मैक्सिको में ताकि यूएस को तोड़ा जा सके, याद रख लेना। अभी यूएस डायरेक्टली फिर नहीं बोल सकता चाइना को, तो यूएस क्या बोल रहे हैं, तुम मैक्सिको ड्रग कार्टेल चलाता है ना, तुम ड्रग कार्टेल चलाता है, तुम देखना तुमको हम ऐसे ऐसे उठा उठा कर पटकेंगे भाई। देखो दूसरा, तुम ये फेंटानाइल बनाते हो ना बे तुम, ठीक है, मैक्सिको तुम फेंटानाइल बनाते हो ना। फेंटानाइल क्या होता है, फेंटानाइल क्या होता है, एक तरीके का ड्रग होता है जो तुम फेंटानाइल बनाते हो। तुम का ये बॉर्डर के जरिए भेजते हो ना, ठीक है, वो चाइना भी तुम्हारा सपोर्ट करता है ना। कोई बात नहीं बेटा, देख मैं तुम्हारा कैसे धज्जियां उड़ाऊंगा। अभी मैक्सिको पर भी और हाँ ये सच बात है भाई, मैक्सिको से सबसे ज्यादा ड्रग्स जाता है यूएसए में, ये एक प्रमाणित बात है, ये एक सच बात है। इसमें अगर यूएसए बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा है, ये फैक्ट बात है, ठीक है, याद रखना। तो अभी ट्रंप क्या बोल रहा है, ठीक है, ट्रंप क्या बोल रहा है, बेटा मान जाओ, ठीक है। कह क्या रहा है वो, फेंटानाइल मत बेचो, क्या कह रहा है वो, ड्रग्स मत बेचो, लेकिन उसका मतलब क्या है, मतलब इमिग्रेशन को कंट्रोल करो। मतलब ये कह कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, इमिग्रेशन को कंट्रोल करो। इमिग्रेशन कैसा, चाइना के लोग मैक्सिको में जाते हैं और मैक्सिको से यूएसए में चले जाते हैं, तो बेटा इमिग्रेशन को कंट्रोल करो। चाइना जो मैक्सिको का इस्तेमाल कर रहा है ना, ठीक है, इकोनॉमिक बैकडोर के जरिए, इकोनॉमिक बैकडोर के तौर पे, ताकि यूएसए की इकोनॉमी को तोड़ सके। बेटा ऐसा है मत करो, वरना मैक्सिको तुमको भी ऐसा लतियाएंगे ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वेनेजुएला को देख लो, लूट लिया ना, खा लिया ना लूट के, ठीक है। रशिया उसका दोस्त है, कुछ कर पाया क्या, यहाँ पे चाइना उसका दोस्त है, कुछ कर पाया क्या। अरे भैया ब्रिक्स कुछ नहीं कर पाया, ब्रिक्स में तो रशिया चाइना सब मिलके है ना, कुछ कर पाएगा।
तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं देगा। चुपचाप से चाइना के साथ निकल लो, बता रहा हूं, निकल लो निकल लो, ठीक है। ये पूरा पूरा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है यूएसए की तरफ से। अभी देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने क्यों सोचा कि ये सारी चीजें होंगी। एक कॉमन पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, कॉमन पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। और कॉमन पैटर्न क्या है, उन्हीं कंट्रीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उन्हीं कंट्रीज के साथ विवाद चल रहा है यूएसए का, उन्हीं कंट्रीज के साथ यहां पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जो कंट्रीज के पास एक तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और रिसोर्सेज होने के बाद वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, यानी कि चाइना के साथ दोस्ती है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा और चाइना के साथ दोस्ती, ये दो सबके साथ दिखाई दे रहा है। चाहे वेनेजुएला हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे मैक्सिको हो, कोई भी कंट्री हो, दो रिसोर्सेज जरूर दिखाई दे रही हैं। और यहां पे क्या बोल रहा है यूएसए, यूएसए बोल रहा है कि देखो बेटा, ये जो देश है जिन पे मैं धमकी दे रहा हूं, अटैक करने की बात कर रहा हूं, ये यूएसए के लिए खतरा है। ये बहाने दे रहा है कौन, यूएसए। डायरेक्टली थोड़ी बोल सकता है, नहीं बोल सकता ना, तो बहाना। दूसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग, भैया आप लोग हमारे यहाँ पे मैक्सिको, कोलंबिया, तुम सब ड्रग फैलाते हो हमारे यहाँ, इसलिए तुम खतरे में हो, तुम मेरी रडार में हो, समझ लेना, ठीक है। ह्यूमन राइट, ईरान है, ईरान, तुम्हारे यहाँ पता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितना ज्यादा होता है, तुम मेरी रडार में हो, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इजराइल का साथ इजराइल के लिए दे रहा हूं, इजराइल मेरा माय बाप लगता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो बेटा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे खिलाफ मैं इजराइल का साथ दे रहा हूं, समझ रहे हो ना, ठीक है। इजराइल का साथ नहीं दे रहे हो, और ज्यादा चाइना चाइना नहीं करना, मारेंगे भी, समझ रहे हो, ठीक है। ये मेन कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ये सब कुछ करने का, चाइना को लिमिट कर देना, चाइना को सीमित कर देना, बांध देना एक दायरा में, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर है। चाइना का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसको रोक देना, और यूएस का जो डोमिनेंस है, यूएस का जो आधिपत्य है, इसको बरकरार रखना। और सच कहूं तो ये कोई पागल और सनकी इंसान ही कर सकता था, ये डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता था, बाकी सारे तो सोच समझ के काम उठाते हैं। ये सोच समझ कर तो ये भी उठा रहा है, लेकिन इतना एग्रेसिवली मुझे नहीं लगता कोई और प्रेसिडेंट होता तो ये सब काम कर पाता। और मेन मुद्दा ये आप लोग देखेगा आने वाले समय में, जो मैं पूरे ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूं, पूरी पिक्चर दिखाई है ना, ये पूरी पिक्चर यही होगी, पूरी की पूरी पिक्चर यही होगी। हर एक इकोनॉमी में यही सारी बात चल रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन इसीलिए कर रहा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था दोस्तों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे, नोट्स नहीं भी बनाए होंगे तो जरूर एंजॉय किया होगा बच्चों, क्योंकि मजेदार फिल्म थी यार, ठीक है। सब थे, गुंडे भी थे, एक्टर भी था, एक्टर भी थे, सभी तो थे, इतना मजेदार फिल्म चल रही थी। इसी तरीके से और फिल्में मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। अगर इसी तरीके की और भी फिल्में देखनी है तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और हाँ, लाइक करके कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है रिसर्च करने का। जय हिंद।